हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पर शाम को 6 बजे आपको केमिस्ट्री के क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखना है, पहले इन चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। आप सभी बच्चों लोग बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमने सिलेबस का वीडियो बनाया था, उसे आप लोग देखे ही होंगे, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आई बटन पर देने की कोशिश करूंगा, या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे लिंक्स रहेंगे, तो उन सभी चीज़ों में जो भी आपको यूजफुल लगेगा वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी यूजफुल, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहला पेपर है बीएससी 6 सेमेस्टर का, वो है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला पेपर है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के बारे में हम ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम पहले यूनिट से ना स्टार्टिंग करते हुए हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस यूनिट से, सेकेंड यूनिट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और अगर सेकेंड यूनिट पर बात किया जाए तो इसका नाम है ऑर्गेनो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बच्चों लोग, थोड़ा सा आराम से सब्र बनाते हुए बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, जिससे अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके नाम से स्पष्ट होगा, क्लियर होगा आप सभी बच्चों को कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए तो यह 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, ये हमारे पास जो वर्ड है, ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास मेटल भी होगा। ठीक है, तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अगर एक मेटल भी प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं CH3 Li यानी कि लिथियम हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, या फिर आमतौर पर ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास C2H5 है, एंड यहाँ पर हमारे पास Mg है, एंड अगेन हम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। Mg 2 बॉन्ड्स को बना सकता है, तो इस प्रकार ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक मेटल है और ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, या फिर मैं कह सकता हूँ यह एक एल्किल ग्रुप है जो R बॉन्ड Li के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, एक हमारे पास मेटल एलिमेंट है, और यहाँ पर भी हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर Mg लगा हुआ है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एरिल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि बेंजीन के फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि हमने 5th सेमेस्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में समझा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हमारे पास कंपाउंड, ऐसा कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल
और उसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हमारे पास जो कार्बन है उससे एक कम से कम एक बॉन्ड जरूर बना होना चाहिए, कम से कम एक बॉन्ड। यहाँ पर तो 2 बॉन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बॉन्ड तो जरूर बना होना चाहिए। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पर चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को बेसिक सिरे से लेकर चल रहे हैं, बेसिक पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या होता है, तो वहाँ से हमारे पास कम से कम बेसिक तो हमारा बिल्ड हो जाए। बेस जब बन जाएगा तो उसके बाद हम न्यू को भी खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें समझ में आई। तो अगर यहाँ पर हम इसे मैं इरेज करता हूं, अब उसके बाद हम यहाँ पर डिफिनीशन पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें समझ में आई कि हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये हम यूनिट 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंड अगर बात किया जाए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में तो हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारे पास ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट पर बात करना है। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे पास यह है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, ठीक है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और हमारे पास इसी के अंतर्गत यह भी पढ़ना है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होता है। ये 2 कंपाउंड्स इस यूनिट के अंतर्गत है। वैसे मैं देखूंगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पर बात करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल शुरुआत तो करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यहाँ पर मैं एक बार ये हेडिंग दे देता हूँ, आप लोग यूनिट का नाम तो लिख ही चुके होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक, कई बार इसी को ही कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग जो भी प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर सकते हैं, अलग अलग ऑथर, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। चलिए, अब अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत ही ईजी वे में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होते हैं ये? कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि इन्हें हम केमिकली रूप से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आर केमिकल कंपाउंड्स इन विच, जिसमें, इन विच एट लीस्ट, ठीक है, कम से कम ए बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में? बिटवीन ए मेटल, ठीक है, बिटवीन, क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यहां पर लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ए मेटल, ठीक है। इनके बीच हमारे पास जब भी बॉन्ड बनेगा कम से कम एक बॉन्ड तो बना होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी बॉन्ड बन सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एक से ज़्यादा बॉन्ड कहने का ये मतलब हो गया, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास Mg जो होता है वह 2 बॉन्ड को बनाता है, तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर दूसरा एल्किल ग्रुप, इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है R2Mg। ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही है, ठीक है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा हो, उसके सहायता से या फिर उससे हमारे पास कोई भी एक मेटल जुड़ा हो, तो इसी कंपाउंड्स को ही हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोग लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें, थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या? चलो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इसी को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं R2Mg, या फिर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर R1 R2 मैं कर दे रहा हूँ। R1 R2 कहने का ये मतलब है कि हमारे पास R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर R2 का मतलब ये नहीं कि ये वाला 2,
यहाँ पर ये टू अलग अलग हैं, ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं तो यहाँ पर RLi भी लिखा जा सकता है। आमतौर पर मैं मैग्नीशियम और लिथियम पर इसीलिए ज़्यादातर फोर्स कर रहा हूँ चीज़ों के पढ़ने के बारे में, क्योंकि हमें यही दो कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अगर इसी में ही अगर बात किया जाए और भी हमारे पास कंपाउंड बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3MgBr। अब आप लोग ये सोचना मत शुरू कर दीजिएगा कि सर जी अभी तो आपने बताया था कि मेटल और कार्बन के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो उसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक एल्किल हैलाइड आ गया, सॉरी ये यहाँ पर हमारे पास एक हैलोजन एटम आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में तो नहीं होना चाहिए। नहीं बच्चों, होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमने तो बस इतना सिंपल सा कहा है ना कि हमारे पास कोई भी एक मेटल है और कोई भी एक हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप है या फिर एल्किल ग्रुप है या फिर CH3 मैं सिंपली कहता हूँ। तो इस CH3 में हमारे पास जो कार्बन है वह हमारे मेटल से ही तो जुड़ा है, तो हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है जो हमने बात किया है। अब इस मेटल से कोई भी और भी जुड़ सकता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को लेने के पीछे का रीजन को समझिए, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के लेने का पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम। अब यहां पर ब्रोमीन है तो इससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसे हम कहेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। या फिर अगर इसी को नाम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम जनरल तौर पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास R हो सकता है, कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो, CH3 के बजाय C2H5 हो, C3H6 हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप आ सकता है, मैग्नीशियम है, और यहाँ से हमारे पास एक हैलोजन एटम कोई भी आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है। इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर इसे समझो कि इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। अब हमारे पास अगला टॉपिक यही आता है कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या होता है। फटाफट से आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या है। तो अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ओके, तो चलिए अब अगले पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी समझा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या हैं। अब अगर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम बात करते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत दो ही चीज़ें दी गई हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स में अगर बात करते हैं, एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में जो अभी हमने समझा है, ये बहुत ही थोड़े से पॉइंट्स को बस हमने समझा है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें अभी हमारे पास मेटलॉइड भी आ सकता है, यानी कि उपधातु जिसे कहते हैं, जो ऐसे भी कंपाउंड्स या फिर ऐसे हमारे पास एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनमें सल्फर हो गया, टिन हो गया हमारे पास, ये सभी जो हमारे पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ये भी हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें ध्यान रखिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमें बहुत ही बेसिक चीजों पर बात करना है, जैसे ग्रिग्नॉल रिएजेंट क्या है, यहीं से ही हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। सिलेबस यहीं से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। अब ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को अभी मैंने समझाया कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या होता है, मैंने समझाया ना, ओके, ठीक है, समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें अगर बात किया जाए तो कहीं भी अगर आपके सामने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है, तो समझ लीजिए वह ग्रिग्नॉल रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्रिग्नॉल रिएजेंट क्या है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है। सिंपली इतना बस याद रखो, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन हमारा सिलेबस तो यहीं पर ही है,
ठीक है, तो हम इसी सिलेबस पर बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है यह एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिएजेंट है। इसका हम बहुत सारे रिएक्शंस में उपयोग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए उपयोग करते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है यह विक्टर ग्रिग्नॉर्ड के द्वारा खोजा गया था। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अगर जानने की कोशिश किया जाए तो फिलहाल आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर नहीं बात कर रहा हूँ, इसके हिस्ट्री पर नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे बना था। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स पर, तो इसके अंतर्गत हमें क्या समझना है, हमें समझना है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अभी मैंने आपको थोड़ा सा इससे रूबरू करा ही दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, ऑर्गेनो, ठीक है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉल्ड, इनको ही हम क्या कहेंगे, इनको ही हम कहेंगे कि ये हमारे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हैं, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान दिया जाए, ऑर्गेनो मतलब हो गया हमारे पास एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम यानी कि Mg, हैलाइड यानी कि कोई भी हमारे पास हैलोजन एटम आ सकता है तो X हो गया, ठीक है। चलो Eg अभी मैं हटा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हटा देते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास R जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चीज़ों को डिस्कस करते चलते हैं। R जो है यह हमारे पास कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप। ओके, अब ये एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हमारे पास मैग्नीशियम है, इसे तो बदलने की जरूरत नहीं है। X क्या है, X हमारे पास हैलोजन एटम है, ठीक है, हैलोजन एटम। अब अगर इसमें हम एग्जाम्पल्स के तौर पर बात कर रहे हैं तो चलो एग्जाम्पल भी मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, एंड ETC में लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास हैलोजन एटम कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ETC, जो भी मतलब हमारे पास हैलोजन एटम हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल यहीं पर ही ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम R की जहाँ पर CH3 को ले लिया तो CH3 हो गया, बॉन्ड Mg यानी कि मैग्नीशियम, बॉन्ड हमारे पास X है तो X की जहाँ पर चलो मैं ब्रोमीन को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड हो गया। और अगर इसका नाम लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है मेथिल मैग्नीशियम, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत ही इजी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया, अभी बहुत ज़्यादा हमने कुछ भी ऐसा नहीं छेड़ा है जो आप लोगों को ना समझ में आए। बहुत ही आसान चीज़ों पर हमने बात किया। हमने समझा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हमें दो ही कंपाउंड्स पर बात करना है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के अंतर्गत हमें समझना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में हमने समझना जब शुरुआत किया तो इसमें हमने समझा कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, उसी कंपाउंड को ही, उसी ही रिएजेंट को ही, उसी ही मॉलिक्यूल को ही हम कहेंगे कि यह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो यह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हमारे पास एक एल्किल ग्रुप होता है, एक हैलाइड ग्रुप होता है, या फिर हैलोजन एटम जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें एल्किल ग्रुप हमारे पास कोई भी हो सकता है, तो उसके बेस पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा और इस एग्जाम्पल के बेस पर हमने बताया कि इसका क्या नाम है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं।
यहाँ पर CH3 की जहाँ पर C2H5 भी लिया जा सकता है, ब्रोमीन की जहाँ पर आयोडीन लिया जा सकता है, क्लोरीन लिया जा सकता है, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हमारे पास इनके टेंडेंसी पर बातें आती हैं, लेकिन उन चीज़ों पर अगर हमारे सिलेबस के अंतर्गत होगा तो बात करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिलहाल साइड हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत की बात तो नहीं होगी, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो चुका है तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप सभी से नॉर्मल अगर बात किया जाए प्रिपरेशन के अंतर्गत, ठीक है, तो प्रिपरेशन, ओके, ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन के अंतर्गत बात करते हैं तो हमसे लेबोरेटरी मेथड ही पूछा जाता है, या फिर आप लेबोरेटरी मेथड ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, बाय द रिएक्शन ऑफ, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ या विथ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड्स को ले लिया, कोई भी एक एल्किल हैलाइड हमारे पास हो सकता है, एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। लेकिन अब बात उठता है कि अगर हम एल्किल हैलाइड को और मैग्नीशियम को एक साथ रख देते हैं तो क्या ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बन जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी बात करते हैं इस पर क्यों ऐसा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई ईथर अगर आप छोड़कर आते हैं तो आपका रिएक्शन गलत होगा। ठीक है, तो चलो रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड अगर हम सपोज करते हैं तो जनरल तौर पर भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर चलो जनरल ही ले लेता हूँ। एक हमारे पास सिंपली वही जो हमने लिया था वही ले लेते हैं। ठीक है, RBr हमारे पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया, इसका हमने किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। अब ये ईथर जो है वह कोई भी ईथर हो सकता है। वैसे ईथर के जहाँ पर और भी हम चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। अभी हमें यह भी समझना है कि ड्राई ईथर का हम क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, रोल क्या है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोल ऑफ ईथर इन ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स इस पर पूछा जा सकता है, तो इसलिए उन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या है। तो ये सिंपली क्या होगा, Mg जो होता है वो दो बॉन्ड बना सकता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और यह जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर R हो जाएगा और यहाँ पर Mg हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा इससे, एंड ये हमारे पास Br हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे पास Mg जो होता है वो दो बॉन्ड्स को बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों बॉन्ड्स को बना लिया। ओके, ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इस पर हमें बात नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है। हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है इससे मैकेनिज्म, इसके बारे में कुछ जानना ही नहीं है, तो हमें नहीं बात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिपरेशन है इसमें हमने ये चीज़ों को देख लिया, सिंपली है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मैंने मैग्नीशियम पर अटैक कराया, या फिर मैग्नीशियम को रखकर इस पर एल्किल हैलाइड्स को बूंद के रूप में गिराते रहेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन तभी होगा जब हमारे पास ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा। अगर ड्राई ईथर नहीं है तो क्या होगा, मैंने 5th सेमेस्टर में इस पर बहुत ज़्यादा बात किया है और समझाया है कि ड्राई ईथर जो होता है इसलिए हम उपयोग करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है कहीं वो मॉइस्चर से रिएक्शन ना करना शुरू कर दे, वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचना ना शुरू कर दे।
अगर ये हमारे पास जो कंपाउंड हमने बनाया है, जिसे हम कह रहे हैं कि यह एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, अगर यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा तो तुरंत ही यह इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उम्मीद करता हूं स्क्रीन में मतलब आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो तुरंत ही यह इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां से एल्किल ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देंगे, एल्केन बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, एल्काइन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं ताकि हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बने वो किसी भी प्रकार से रिएक्शन ना करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड है, इसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, लिख भी लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी बात कर सकते हैं, वैसे मतलब ये तो जनरल मैंने लिखा ना, चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। CH3Br प्लस Mg, यहाँ पर मैंने एरो को बनाया एंड यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास R की जहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 आ चुका है इस बार, तो CH3Mg एंड ये हमारे पास हो गया Br। ठीक है, एंड ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राई ईथर के जहाँ पर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का भी उपयोग कर सकते हैं, बात करेंगे, अभी इस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, मेथिल, नाम लिखते चलना, नाम नहीं छोड़ना। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम, हल्का चल रहा है। ठीक है, कलर ही चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा हल्का चल रहा है पता नहीं क्यों। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब अगर बात किया जाए, ठीक है, इतनी चीजों को पहले आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर रोल ऑफ ईथर बात करेंगे। रोल ऑफ ईथर, रोल ऑफ ईथर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास आमतौर पर नॉर्मली हम क्या करेंगे, डाई मेथिल ईथर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर ड्राई एथिल ईथर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पर हम बात करते हैं, रोल पर बात करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि रोल ऑफ ईथर क्या है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, रोल ऑफ ईथर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो डाई एथिल ईथर होता है, हम इसी का ही उपयोग करते हैं आमतौर पर। ठीक है, क्योंकि डाई एथिल ईथर जो होता है यह एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करते, प्रोटॉन को रिलीज नहीं करते। प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है, यह रिलीज नहीं करता है। जब यह रिलीज नहीं करता है तो हमारा जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है यह एक बेसिक कंपाउंड होता है, यानी कि बेस होता है। तो जब यह ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ड्राई एथिल ईथर से रिएक्शन कर ही नहीं पाता है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर इन चीजों के बारे में लिख लेते हैं। तो डाई एथिल ईथर इज यूज्ड, ठीक है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ कि हम यहाँ पर उपयोग करते हैं डाई एथिल ईथर का। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर हैज, ठीक है, हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, बहुत हल्का चल रहा है, हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन ग्रिग्नॉर्ड, इन द फॉर्मेशन, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो अब क्या क्या रोल है इस पर बात कर लेते हैं। तो पहला रोल हमारे पास ये है, ठीक है, वैसे आमतौर पर बुक में कुछ और भी डिफरेंट दिया जा सकता है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर समझाता चल रहा हूँ, तो इसे मैं सेंटेंस को बना भी सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ईथर होता है, इट प्रोवाइड्स, ठीक है,
यह क्या करता है, यह प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द रिएक्शन, ठीक है, फॉर द रिएक्शन। यह क्या करता है, यह रिएक्शन के लिए मीडियम को प्रोवाइड करता है जिससे हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो तुरंत ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में फॉर्मेशन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो यह मीडियम को प्रोवाइड करता है, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, दो ही मेन रीजन्स हैं, तीसरा तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं 3 पॉइंट को लिखवा दूंगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास रीजन ये है कि इट डिजॉल्व, ठीक है, इट डिजॉल्व्स, या क्या करता है, यह डिजॉल्व करता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को क्या करता है, यह डिजॉल्व करता है थ्रो, किससे, थ्रो सॉल्वोलिसिस से, ठीक है, सॉल्वोलिसिस से यह क्या करता है, डिजॉल्व करता है, ठीक है। कोई और रीजन नहीं हो सकता, केवल और केवल सॉल्वोलिसिस से ही क्या कर सकता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यह डिजॉल्व कर सकता है। तीसरा कोई रीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं तीसरे पॉइंट के तौर पर लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि डाई एथिल ईथर जो है, इसकी जहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का भी, ठीक है, क्योंकि यह भी जो कंपाउंड है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, जिसे हम THF कहते हैं, यह भी एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, कैन बी यूज्ड, इसका हम उपयोग कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ ड्राई इथिल ईथर, या फिर आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है, इसके यहाँ पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का भी उपयोग कर सकते हैं, DME का भी उपयोग कर सकते हैं, ये सारे कंपाउंड्स हम उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उनका हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट्स का हम कभी भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोई भी आयनिक सॉल्वेंट होगा तो भी उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत ही ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है उसे सिंपली RMgX लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिख रहा है या नहीं, ठीक है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, RMgX, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो हमारे पास जो एल्किल ग्रुप होता है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, ठीक है, एंड हमारे पास Mg जो होता है इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है, एंड हमारे पास ये क्या है, हैलोजन एटम है, तो हैलोजन एटम पर तो डेल्टा माइनस ही होगा, ये तो डेल्टा प्लस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दिया जाए तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारे पास हैलोजन एटम है वह Mg से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन X की तरफ, हैलोजन एटम की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब यह शिफ्टिंग होगा तो इस वजह से ये हमारे पास जो X होगा इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, जो Mg होगा इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस वजह से क्या करता है कि यह जो हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है यह क्या बन जाता है, एक पोलर कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, यानी कि ध्रुव दिखता है इसमें। अब जब यह पोलर कंपाउंड बन जाता है तो यह एक ऐसा पोलर कंपाउंड बनता है जो कि बेसिक सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। अगर इसका हम नेचर देखने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिक होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ तुरंत ही रिएक्शन करेगा। कोई भी हमारे पास प्रोटॉन अगर डोनर होगा तो यह बेस क्या करेगा, उससे प्रोटॉन को तुरंत खींचेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा या फिर कोई और भी कंपाउंड का फॉर्मेशन तुरंत ही करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या फिर डाई एथिल ईथर या फिर DME का भी उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है वो फॉर्म होता है और कोई भी और हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है डाई एथिल ईथर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है।
तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को हम यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे। हम अगले वीडियो में और भी टॉपिक्स को लेकर आने वाले हैं। ये तो अभी हमारा पहला लेक्चर है जो कि BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि यूनिट 2 का पहला लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या समझा है मैं रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के अंतर्गत हमने बात किया ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एंड रोल ऑफ ईथर क्या है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की तरफ। आप सभी के सिलेबस में मैंने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज है नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज से ही हम बात करना शुरू करेंगे। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बहुत सारे रिएक्शंस पर बात करेंगे और उन रिएक्शंस में से ही आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर लेक्चर्स को शुरू कीजिए प्रोवाइड करना, तो फिलहाल हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। अब आपका काम है इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने जहां पर भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है। आप लोगों का कमेंट मेरा मोटिवेशन, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।